हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संजीत झा क्लासेस पे। तो आज की क्लास जो क्लास 10 के स्टूडेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने चप्पल कहानी का भाग 1 पढ़ाया था। ठीक है, प्रथम भाग पढ़ाया था, काफ़ी अच्छे से समझाया था। आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो। और जो न्यू है चैनल पे, तो आज चप्पल का भाग 2 है और फाइनल हो जाएगा आज ही। आज हमारा ये चप्पल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे न्यू हैं वो पहले जाके भाग 1 जो वीडियो है उसको देख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत दिल से समझाया हूँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ आसान भाषा में। तो आज चप्पल को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग चप्पल कहानी को कंप्लीट करने के बाद इसके जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उसको भी एमसीक्यू वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबका तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो चाय पी लिया था रंगैया, चाय पी के, ठीक है, 7 पैसे डाल दिए रंगैया ने। वो चाय का जूठा गिलास में 7 पैसे को डाल दिया, ठीक है। इसके बाद दुकान का लड़का आकर गिलास उठाकर ले गया, ठीक है। सब काम पूरा करने में रंगैया को आधे घंटे से अधिक ही लगा। ये जो सब काम उसका था ना, वो जो आगे काम था उसका कि साइकिल का टायर ठीक करना, चप्पल सी देना, जूतों की एड़ी में नाल ठोकना, इन सब कामों को करने में उसे आधे घंटे का टाइम लग गया, ठीक है। उसके बाद मास्टर साहब के चप्पल हाथ में लिए। वे चप्पल बहुत ही मामूली थे, उनमें कोई खासियत नहीं थे। तो स्टूडेंट जब आधे घंटे में सारा काम निपटा दिया रंगैया ना, उसके बाद उसने मास्टर साहब के चप्पल को हाथ में लिए। वो चप्पल में कुछ खासियत नहीं थी, बहुत कीमती या बहुत सुंदर दिखने में, ऐसा नहीं था, बट उसमें कोई खासियत नहीं थी। मगर रंगैया को बड़े मन महिमान्वित से लगे, ठीक है। महिमान्वित से लगे मतलब मन को एकदम मोह लगे, एकदम श्रद्धा का भाव आया उनके मन में, एकदम परम पवित्र। उन्हें आंखों से लगाया, ठीक है, आंखों से लगाया। हाँ, इनको ठीक कर दूंगा, और कहा मन में कि इसको ठीक कर दूंगा, ऐसा करूंगा कि मास्टर साहब याद रखे। अब मास्टर साहब याद रखे ऐसा करूंगा, बिल्कुल नया चप्पल बना दूंगा। रंगैया ने सोचा बिल्कुल नया चप्पल बना दूंगा। वह तुरंत स्कूल की तरफ चल दिया। वह चप्पल और अपने सामान वाली एक थैली एक तरफ रखकर, तो फिलहाल वो उस टाइम ठीक नहीं किया, उस टाइम बस ये सब सोच लिया, बोला ठीक कर दूंगा, और वो स्कूल की तरफ चल दिया, ठीक है। तो वह तो तुरंत स्कूल की तरफ चल दिया। वह तुरंत स्कूल की तरफ चल दिया। वह चप्पल और अपने सामान वाली एक थैली को एक तरफ रख के स्कूल की तरफ चल गया। रंगैया ने जेब टटोल कर देखी। रंगैया ने अपने जेब में ऐसे टटोल कर देखा, मतलब देखा, जेब टटोल कर मतलब जेब के अंदर हाथ देके देखा। चिल्लर ही चिल्लर हाथ लगा, चिल्लर ही चिल्लर हाथ लगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक पहले भी चिल्लर शब्द का यूज हुआ था इसमें, तो चिल्लर का शाब्दिक अर्थ आप लोग याद रखिएगा। चिल्लर का मतलब छुट्टे पैसे, ठीक है, माध्यमिक में एक बार पूछा गया था। चिल्लर ही चिल्लर हाथ लगा, बाहर निकाल कर गिन लिया, ठीक है, बड़ी सावधानी से। कुल 6 रुपया 20 पैसे थे, कुल 6 रुपया 20 पैसे थे। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया माध्यमिक में, आ सकता है कि जब उसने अपने जेब में हाथ दिए, टटोल कर देखा, तो रंगैया के जेब में से कितने पैसे निकले? 6 रुपया 20 पैसे। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, मतलब इतना खुश हुआ कि ठिकाना ना रहा। यह कल की मेहनत का फल था, यह कल की मेहनत का फल था। हर लाइन में सीख है स्टूडेंट, हर लाइन में सीख है कि जैसे रंगैया को पैसा देखने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वैसे ही जब हम लोग सफल हो जाते हैं ना, जब कुछ मन में सोच के रखते हैं और उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, सफलता मिल जाती है ना, तो हमें भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन उस खुशी को पाने के लिए, जब ऐसा खुशी जिसमें हमें होश ना रहे, ठिकाना ना रहे, ऐसे खुशी वाले मोमेंट पल को लाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। कुछ झुकी हुई अपनी कमर को सीधा करके रंगैया बड़े उत्साह से आगे बढ़ा। स्कूल के पास जाकर उसने दम लिया, ठीक है। तो स्कूल के पास जाकर ही उसने दम लिया। आपके पास जब खुशी आती है ना, रियल वाला खुशी, जब आपको सफलता मिलती है ना, तो आप अपने स्ट्रगल ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रगल, क्योंकि मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई, तो वो स्ट्रगल नहीं हुआ। आपका जो भी आपने कुछ सेक्रीफाइस किया, या फिर कुछ अगर किसी का प्रॉब्लम होता है घर परिवार फाइनेंशियल, लेकिन आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन इन सभी चीज़ को
एकदम भुला करके एक नया जीवन शुरू करेंगे। स्कूल एक छोटे से खपरेली मकान में है। तो स्कूल कहाँ है? एक छोटे से खपरेली मकान में है। आगे दोनों तरफ चबूतरे पर एक एक अध्यापक बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। रंगैया मास्टर साहब को ढूंढ रहा था, अंदर जाने का साहस नहीं हुआ। वह वहीं खड़ा हो गया। होता है कभी कभी स्कूल में, जैसे हमारे पेरेंट्स गए तो थोड़ा हो जाता है कि हिम्मत नहीं हो रहा है कि जैसे टीचर से मिलना है तो पहले थोड़ा रुक गए, फिर ऑफिस में जाएंगे, ऐसा तो नॉर्मल बात है। तो ऐसे ही रंगैया वहाँ पे रुका। एक अध्यापक बच्चे से कुछ पढ़वा रहे थे, ठीक है, बाकी बच्चे उसी को दोहरा रहे थे। कभी कभी होता है ना, स्कूल में 20 बच्चे बैठा दिए, एक बच्चे को कुछ पढ़वा रहे, बाकी बच्चे वही रिपीट करेंगे, ठीक है। तो दोहरा रहे थे। उन बच्चे के सम्मिलित कंठों से निकलने वाला स्वर रंगैया को एक ऐसा तन्मयत्व, ठीक है, तन्मयत्व प्रदान कर रहा था कि वह अपने आप को भूल गया। मतलब वो रंगैया भी वो सब बच्चों लोगों का आवाज़ सुनकर एकदम खो गया था, ठीक है, खो गया। हाँ। तीनेक क्षण बीत गए, ठीक है, तीनेक क्षण बीत गए। समय क्षण क्षण कर जैसे बीतता जा रहा था, क्षण क्षण कर समय बीतता जा रहा था। अपना बच्चा कैसा पढ़ रहा है यह देखने की तमन्ना उसमें बढ़ती जा रही थी। अपने बच्चा उसका कैसा पढ़ रहा है, रंगैया को देखने की तमन्ना बढ़ती जा रही थी, ठीक है। अंदर जाने का साहस उसमें नहीं था, फिर भी साहस करके सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुक गया। कहिए साहब, कौन है आप? कौन चाहिए आपको? एक अध्यापक का कंठ स्वर सुनाई दिया। एक अध्यापक ने रंगैया को जब देखा तो पूछा कि आप कौन हैं, क्या चाहिए, किससे मिलना है? रंगैया से तत्काल उत्तर देना नहीं बना। रंगैया तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। उसे इस बात का भय लगने लगा, डर कि कहीं वह ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं अपने बच्चे रमन को देखने, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। बेचारा लड़खड़ाते हुए जबान से, थोड़ा घबराए हुए जबान से बोला कि मैं अपने बच्चे रमन को देखने आया हूँ, ठीक है। आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? तो अध्यापक ने कहा, आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? तो रंगैया ने कहा, वह किस दर्जे में पढ़ रहा है, ठीक है। रंगैया ने पूछा कि मेरा जो बेटा है वो किस दर्जे में पढ़ रहा है? तो रमन ने बोला, पहली दर्जे में। तो ये क्वेश्चन एक बार माध्यमिक में आया था कि रमन किस दर्जे में, दर्जे मतलब क्लास में पढ़ता था, तो पहली में, ठीक है। तो आप सीधे अंदर चले जाइएगा, बरामदे में है वह क्लास, अध्यापक ने कहा। रंगैया ने ऐसा महसूस किया जैसा कि वह बड़ी विपत्ति से बाहर निकलकर आ गया हो। उसने मतलब रिलैक्स सांस लिया उसने, क्योंकि बहुत घबराया हुआ था ना बेचारा। तो अब उसको कूल सा लगा कि फाइनली उसने देखा बरामदे में कुछ बच्चे बैठे बैठे 12 खड़ी याद कर रहे थे। 12 खड़ी याद कर रहे थे मतलब 12 के पहाड़, ऐसे 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है, ऐसे करके 12 खड़ी याद कर रहे थे। और उनके साथ रमन भी बैठा हुआ था, वह भी याद कर रहा था। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो नहीं बंधा था। उसका लड़का बहुत खुश नसीब है कि वह कुछ सीख रहा है। पढ़ना लिखना तो उसके भाग्य में नहीं बंधा था, मतलब कि रंगैया के नसीब में नहीं था पढ़ना लिखना, ठीक है। रंगैया पढ़ा लिखा उसके नसीब में नहीं था, पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो नहीं था। उसका लड़का बड़ा खुश नसीब है कि वह कुछ सीख रहा है। तो रंगैया ऐसा सोच रहा है कि मेरा लड़का बहुत खुश नसीब है कि वह कुछ सीख रहा है, ठीक है। रंगैया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा अपने बच्चे को पढ़ते हुए देख के। मास्टर साहब एक स्टूल पर बैठे बैठे बच्चों से कुछ कंठस्थ मतलब याद करवा रहे थे। उनके हाथों में पेद बाल शिक्षा, ठीक है, यानी तेलुगु की प्रथम पुस्तक थी। मास्टर साहब के हाथ में पेद बाल शिक्षा यानी कि इसको बोलते तेलुगु की प्रथम पुस्तक, तेलुगु भाषा की प्रथम पुस्तक थी। तो मास्टर साहब के हाथ में कौन सी पुस्तक थी? तेलुगु भाषा की प्रथम पुस्तक। उसका नाम पूछेगा तो पेद बाल शिक्षा, आप लोग इसको याद रखिएगा। बोलने वालों में रमन भी था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा, सामने अपने बाप को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, बापू। तो जो भी मास्टर साहब कंठस्थ करवा रहे थे तो रमन भी बोल रहा था। जब उसने अपने पिता को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, बापू। स्वाभाविक सी बात है, किसी के भी मुंह से निकलेगा जब अपने पिता को देखेगा। मास्टर साहब ने उधर देखा, रंगैया हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से खड़ा था। मास्टर साहब जब देखा रंगैया ऐसे हाथ जोड़ा हुआ विनम्र भाव से खड़ा था, वे उठकर खड़े हुए। कौन? रंगैया, कैसे हो, कब आए यहाँ? मास्टर साहब ने पूछा। कौन? रंगैया, कैसे हो, कब आए? ठीक है, मास्टर साहब ने पूछा।
अभी अभी आया हूँ साहब, रमन को देखने की इच्छा हुई, चल आया। रंगैया ने कहा, अभी अभी आया हूँ, रमन को देखने की इच्छा हुई, चल आया। वह देखो रमन, अरे रमन इधर आ। मास्टर साहब ने कहा, रहने दीजिए मास्टर साहब, पढ़ रहा है शायद। ठीक है, यही होते हैं एक पिता, कि आए हैं मिलने बेटा से, लेकिन बेटा को पढ़ते हुए देख के बुला नहीं रहे हैं कि रहने दीजिए मास्टर साहब, शायद पढ़ रहा होगा। इससे बड़ा बात बाप के लिए और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको पढ़ते हुए देख लेंगे आपके पिता, यही उनके लिए बहुत बड़ा बात हो जाता है। ठीक है, मेरे साथ चलो, अपनी पाठशाला दिखा दूं तुम्हें। मास्टर साहब ने कहा रंगैया को, मेरे साथ चलिए, पाठशाला यानी जितना भी पाठशाला है ना उसको दिखा दो, क्लासरूम को दिखा दूं। ठीक है, पाठशाला क्लासरूम। स्कूल को पाठशाला, क्लासरूम, स्कूल बोल सकते हैं, स्कूल को दिखा दो। नहीं मास्टर साहब रहने दीजिए, रमन ठीक पढ़ रहा है ना। रंगैया ने बोला, नहीं मास्टर साहब रहने दीजिए, बस रमन ठीक पढ़ रहा है ना, वह तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लड़का बड़ा होशियार है, अब पेद बाल शिक्षा पढ़ने लगा है, लड़का बड़ा होशियार है। तारीफ कर दिया, मास्टर साहब ने तारीफ किया, जो सच था वही तारीफ किया कि पेद बाल शिक्षा भी पढ़ने लगा है अब आपका लड़का। मास्टर साहब ने वह किताब दिखा दी जो उनके हाथ में थी ना, अभी पढ़े थे, हाथ में थी। क्या है, क्या यह सच है मास्टर साहब, इतनी बड़ी पुस्तक वह पढ़ने लगा है? क्या यह सच है, इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने लगा है? मैं भी यही चाहता हूँ साहब। रंगैया ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा मास्टर साहब। रंगैया ने इतना बड़ा बात कहा कि मैं अपना चमड़ा उतार कर भी दे दूंगा ना, आपका चप्पल अगर बना के दूंगा ना, तो भी आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगे। जैसे हम लोग अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते कभी भी जीवन में। ठीक है, ऋण चुकाना मतलब समझ रहे हैं ना, कि आप माँ बाप जो हमारे लिए काम करते हैं ना, हम लोग कितना भी बड़ा आदमी बन जाएंगे, लेकिन उनके लिए जितना भी करेंगे कम ही रहेगा, कभी भी उनका जैसा नहीं बन पाएंगे। तो वही ऐसे। ठीक है, तो रंगैया ने, ठीक है, मास्टर साहब के लिए कहा, रंगैया ने हाँ मास्टर साहब के लिए कहा। यह कहकर वह नीचे झुक गया और उनके पांव पकड़कर बोल पड़ा, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब। बोला, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब। ठीक है, मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगैया यूं झुककर उनके पांव छुएगा। ठीक है, बच्चे को भी वह कुछ अजीब सा लगा। मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगैया यूं झुककर उसके पांव छुएगा, उनके पांव छुएगा। मास्टर साहब का पांव छुआ, बच्चे को भी वह कुछ अजीब सा लगा। तुम यह क्यों कर रहे हो रंगैया, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। रमन की चिंता ना करो, या वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम्हें मोटर में बिठाकर घुमाएगा। मास्टर साहब ने कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और एक दिन तुम्हें मोटर गाड़ी में घुमाएगा। क्या वह दिन मैं देख सकूंगा? हाथ जोड़े हुए वह खड़ा हुआ और कहा, मैं आपकी चप्पल शाम तक ठीक करके भिजवा दूंगा साहब। कोई बात नहीं, हाँ मैं शाम को नहीं रहूंगा, कल सुबह भेज देना, मैं खुद ले आऊंगा साहब। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। रमन तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ, तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। रंगैया की वे बातें अमृत सी लगी। रंगैया को वे सभी मास्टर साहब की बातें अमृत सी लगी। हाथ में से 4 रुपए निकाल कर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। रुपये हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, इसके पहले के 200 रुपये हुए, इसके पहले के 200 रुपये हुए, इसको मिलाकर 204। अरे हाँ, इस कमाई का क्या करोगे आखिर? रंगैया को बातें अमृत से लगी। हाथ में से 4 रुपये निकाल कर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। रुपये हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, इसके पहले के 200 रुपये हुए, इनको मिलाकर 204। ठीक है, अरे हाँ, इस कमाई का क्या करोगे आखिर? तो यहाँ स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूजन है बुक में, शायद अभी मुझे समझने में, या फिर बुक में कुछ ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि हाथ में से 4 रुपये निकाल कर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। ठीक है, हाथ में से 4 रुपये निकाल कर मास्टर साहब के हाथ में रख दिया। मास्टर साहब के हाथ में रख दिया, कौन रखा होगा? रंगैया। रुपये हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, रुपये को हाथ में लेते हुए उन्होंने यानी मास्टर साहब ने कहा, इसके पहले के 200 रुपये हुए, इसके पहले के 200 रुपये हुए, इनको मिलाकर 204। अरे हाँ, तो इस कमाई का क्या करोगे आखिर? जो आप उचित समझे कीजिएगा।
मतलब मास्टर साहब को उसने पैसा दिया, पहले भी दिया था। तो उसने कहा रंगैया ने कि जो आप उचित मतलब वो बोलना चाह रहे थे इस टोन में कि मैं क्या करूंगा इस कमाई का, पैसे का। तो उसने कहा कि जो आप उचित समझे कीजिएगा, मैं क्या जानूं साहब। ठीक है। फिर एक क्षण के लिए रंगैया वहीं नहीं रुका। एक क्षण के लिए फिर एक क्षण के लिए नहीं रंगैया वहां नहीं रुका, लिए वहां रंगैया फूले अंग वह समा नहीं रहा था। फूले अंग नहीं समाना मतलब मुहावरा है, फूले अंग नहीं समाना मतलब उसको खुशी का ठिकाना नहीं था। चलता हूँ बेटे कहकर वह बाहर चला आया। बाहर आकर वह एक क्षण के लिए खड़ा हो गया और स्कूल की तरफ बड़े गौर से देखने लगा। उसे वह एक स्वर्ग धाम सा लगा, स्वर्ग धाम सा लगा, जन्नत स्वर्ग धाम। रंगैया को स्कूल कैसा लगा, क्वेश्चन आ सकता है। स्वर्ग धाम सा लगा। सोचा उसका बेटा बड़ा भाग्यवान है। उसको बड़ी तृप्ति हुई। किसको, रंगैया को बड़ी तृप्ति होना मतलब मन को शांति मिला, बहुत खुशी होना। ठीक है। वह जाने को ही हुआ कि जाने उसे क्या सूझा कि पीछे जाकर चबूतरे पर बैठे हुए अध्यापक से मिल लिया। बेचारा मिलने गया। रंगैया को पास आते हुए देखकर उन्होंने पूछा, आप अपने बच्चे से मिल लिए? जी हाँ, आपसे एक बात पूछूं? बड़े विनम्र भाव से रंगैया ने पूछा। जरूर पूछिए। क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? सोचिए रंगैया का लेवल, इतना ज्यादा मोटिवेशन आ गया उसके अंदर, इतना ज्यादा ज्ञान है कि अब वो गया अध्यापक से पूछने, क्या मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ? उस उम्र में रंगैया की इतना उम्र है, 50 साल से जूता ही सी रहा है। तो सोचिए 60-65 के बीच में रहा होगा। 50 साल से जूता सी रहा है मतलब 50-60-65 के बीच में। अब वो पूछ रहा है कि मैं भी पढ़ सकता हूँ क्या? क्यों नहीं पढ़ सकते? बोला हाँ क्यों नहीं पढ़ सकते। अध्यापक ने उसके प्रश्न पर आश्चर्य, लेकिन आश्चर्य, अब मुझसे कोई 65 साल का आदमी पूछे मैं भी पढ़ सकता हूँ तो थोड़ा सा आश्चर्य हो जाऊंगा ना। फिर न बोलूंगा कि हाँ पढ़ तो सकते हैं, पढ़ाई का तो कोई उम्र नहीं होता। तो क्या मैं कल से पार्टी लेकर यहाँ लाकर यहाँ बैठ सकता हूँ? पार्टी मतलब वो चटाई होता है, लाकर बैठ सकता हूँ? वहां जाऊं तो शायद मेरा बच्चा मुझे देखकर डर जाएगा। रंगैया ने कहा कि मैं अगर उस रूम में बैठूंगा जहां मेरा बेटा है तो डर जाएगा। ठीक है। उसके भोलेपन पर अध्यापक को हंसी आ गई। ठीक है। आप जैसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए वयस्कों की रात्रि पाठशाला है। तो अध्यापक ने समझाया कि आप लोग जो जिस उम्र में है ना उनके लिए भी स्कूल है, लेकिन वो रात्रि पाठशाला है। नाइट स्कूल जो होता है ना, रात में पाठशालाएं चलती है। कल शाम को आप यहाँ आ जाइएगा, मैं खुद आपको वहाँ दाखिल करा दूंगा। ठीक है। मैं खुद आपको वहाँ दाखिल करा दूंगा। जरूर आऊँगा साहब, मेरी आप इतनी सी मदद कीजिएगा तो मैं आपके लिए चप्पल बना के लाऊंगा। ठीक है। नमस्कार, चलता हूँ सर। तो पढ़ने लिखने के लिए वयस्कों मतलब उम्रदार लोगों के लिए रात्रि पाठशालाएं, कल शाम को आप यहाँ आ जाइएगा, मैं खुद आपको वहाँ दाखिला करा दूंगा। बोला अध्यापक कि पहले शाम को यहाँ आइए, फिर मैं आपको ले चलूंगा और शाम में दाखिल मतलब एडमिशन करा दूंगा। ठीक है। जरूर आऊंगा साहब, मेरी आप इतनी सी मदद कीजिएगा तो मैं आपके लिए चप्पल बना के लाऊंगा। उसको भी बोला कि मैं आपके लिए चप्पल बना के लाऊंगा। नमस्कार, चलता हूँ साहब, हाँ आ जाना। ठीक है। रंगैया इतना खुश था कि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह सोचने लगा अगर वह भी पढ़ना लिखना सीखेगा तो उसकी बिरादरी वाले अचरज करने लगेंगे। ठीक है। अचरज मतलब आश्चर्य करने लगेंगे, लेकिन इस उम्र में वो पढ़कर क्या करेगा ना। ना अरे क्यों नहीं है ना ना, मन में सोच रहा, फिर बोल रहा है मन में क्यों नहीं, सबको पढ़ना लिखना चाहिए। बड़ी उम्र हो गई तो क्या हुआ, रमन की तरह वह भी पढ़ लिख लेगा। तरह तरह के विचार उसके मन में उठने लगे। रंगैया अपने बच्चे को याद करके बहुत खुश हुआ। जाने वह पढ़ लिख कर कितना बड़ा आदमी हो जाएगा। अगले साल दूसरी में, उसके बाद तीसरी में, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इस तरह से। ठीक है। जैसे आप लोग अभी 10 में आए हैं, इसी सीढ़ी को चढ़ते हुए आए हैं। वह बहुत कुछ पढ़ लेगा। ठीक है। हाँ मास्टर साहब ठीक कह रहे थे, कल रमन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। चाय की दुकान के पास देख रहे ना, एक बार कितना मन में सोच रहे, अरमान बैठाया हुआ कि मेरा बेटा बड़ा बनेगा। सर आप लोग भी पढ़िए, आपका भी पेरेंट्स इंतजार करते हैं। मास्टर साहब ठीक कर रहे थे, कल रमन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। चाय की दुकान के पास पहुंचकर रंगैया ने अपनी थैली उठा ली और घर की तरफ राह पकड़ी। फुटपाथ पर चलते चलते नाले का पुल पार करके वह थिएटर के सामने वाली झोपड़ियों के पास पहुंच गया। थिएटर के सामने वाली झोपड़ियों के पास पहुंच गए। जिधर देखो उधर ढेर सारे चमड़े के टुकड़े और पुराने चप्पलों के चिथड़े पड़े हुए थे। और ठीक वैसा ही थी यहाँ के लोगों की जिंदगियां भी। वह यहाँ हर कोई शराब पीता है और गंदा रहता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पार्ट 1 में कि वहाँ उस बस्ती में हर कोई शराब पीता है, गंदा तरह से रहता है। रंगैया उन्हीं लोगों में से है, एक है, मगर उनके साथ उठना बैठना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। रंगैया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है।
नाले के किनारे एक मोड़ पर ही रंगैया की झोपड़ी। नाले के किनारे एक मोड़ पर रंगैया की झोपड़ी कहाँ थी? नाले के किनारे एक मोड़ पर। ठीक है। तीन सहतीर वाली रंगैया की झोपड़ी कितनी सहतीर वाली थी? 3 आएगा क्वेश्चन। यहाँ की झोपड़ियों में वह एक, ठीक है, वह एक इमारत जैसी है। 3 सहतीर है, 3 तल्ला टाइप है सहतीर वाला, ठीक है, बांस बांस का बना दिया 3 तल्ला। तो यहाँ वह एक, ठीक है, इमारत जैसी है, मतलब एक तरह का बिल्डिंग जैसा लग रहा है। झोपड़ी के बाहर चबूतरा था, रंगैया जाकर उस पर बैठ गया। वह बहुत थका हुआ था और कंधे पर जो थैली थी वह अपने आप नीचे लुढ़क गई। उम्र के साथ साथ रंगैया की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। बेचारा उम्र होगा तो शक्ति तो कमेगा ही, शक्ति बढ़ता नहीं उम्र के साथ, ये तो जानते हैं आप लोग। बच्चे को बड़ा बनाने की एक ही आकांक्षा उसके शरीर को चलाई जा रही है। शरीर को चलाया जा रहा है, बेचारा बच्चे का उम्मीद में जी रहा है। इसी तरह से माँ बाप कमजोर होते हैं तो उनको अपने बच्चे का मोटिवेशन मिलता है कि उनके बच्चे कुछ करेंगे और उनको उस मोटिवेशन से जीने का साहस मिलता है स्टूडेंट। तो आप लोग भी ये बात याद रखिए कि माँ बाप का उम्र कमता नहीं है, बढ़ता है, तो हमें सफलता हासिल करना चाहिए। ठीक है। धूप में चलने की वजह से उसका सिर चकरा सा गया था। उसने थोड़ी देर तक वहीं बैठकर आराम किया, फिर बाहर देखा। उसने अंदाजा लगाया कि दिन के 12 बजे का वक्त है। धीरे से उठा, अंदर जाकर पानी पिया, बाहर आ रहा था कि अचानक रुक गया। सामने दीवार पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर लगी हुई थी। कौन सी भगवान की? वेंकटेश्वर। उसको देखकर रंगैया ने प्रणाम किया और, ठीक है, मनौती मन्नत मांगी कि हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसको खूब पढ़ना लिखना आ जाए, उसको तुम्हारी शरण में ले आऊँगा, उसके बाल तुम्हें अर्पित करूँगा, अपने भी बाल और उसके भी बाल को अर्पित करूँगा। भगवान के प्रति रंगैया की बड़ी भक्ति थी। बाहर आकर वह चबूतरे पर बैठ गया। सामने नाला बह रहा था और उसके पानी की बदबू से रंगैया की नाक फट रही थी। बच्चे उसी पानी में डुबकी लगा लगा कर नहा रहे थे। हाँ, औरतें उसी में कपड़े धो रही थी। रंगैया को मास्टर साहब के चप्पलों की याद हो आई। फौरन मास्टर साहब के पुराने चप्पल थैली में से बाहर निकाले। सोचा इनको नए चप्पल बना दूंगा, बिल्कुल नया, और मैं स्वयं जाकर अपने उनके पाँवों में पहना दूंगा। इससे बढ़कर बड़ा काम और क्या होगा। मामा, किसकी आवाज़ सुनाई दी? किसी ने बोला मामा रंगैया को किसी ने कहा मामा। रंगैया ने सिर उठाकर देखा, सामने 10 साल की एक बच्ची सड़ा हुआ आम चूसती दिखाई दी। क्या बात है पोली, क्या बात है पोली। तो जो लड़की मामा बोली ना, 10 साल की थी और पोली नाम था। याद रखिएगा, उसका उम्र 10 साल और नाम पोली। ठीक है। आज माँ की तबीयत ठीक नहीं ना, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बना सकेगी। तो पोली ने कहा कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है मामा, आज माँ खाना नहीं बना सकेगी। रंगैया ने गहरी सांस ली। क्या हुआ तेरी माँ को? मुझे नहीं मालूम। ठीक है। वह बच्ची चली गई। रंगैया ने थैली में से सामान निकालकर मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक करना शुरू किया। पोली कौन थी? अगर वो मामा बोली तो कौन हुई? भगनी। ठीक है, उसकी भांजी, भगनी हुई। रंगैया ने थैली में से सामान निकालकर मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक करना शुरू किया। उसको बड़ी सावधानी से ठीक ठाक करके सी दिया। बिल्कुल नया रूप हो गया। वह सब काम करने में 1 घंटा लगा। फिर उसको पॉलिश भी कर दी। उनको बाजू में रखकर उनकी सुंदरता पर वह स्वयं मुग्ध हो रहा था। हाँ, तो चप्पल को ठीक करके फिर सुंदर बना दिया और फिर वह खुद उसको निहारने लगा। ऐसा हम लोग भी करते, कभी कभी हम लोग अपना काम को निहारते रहते हैं कि गर्व होता है कि हमने ये काम को किया है। नया चप्पल बनाने में या पुराने चप्पल को नया बनाने में रंगैया बड़ा माहिर है। नया को पुराना, पुराना को नया बनाने में रंगैया बड़ा माहिर है, और वह बात उस गांव में सबको मालूम है। ठीक है। तो आप भी ऐसा पढ़ाई करिए कि आपके इलाका में सबको पता हो कि लड़का कितना पढ़ता है। मास्टर साहब, और उसके बाद जब आप सफल हो जाए ना, माध्यमिक में जब टॉप कर जाए, तो लोग ऐसे बोले कि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। मास्टर साहब की चप्पलें उसने अटारी पर रख दिए। रंगैया ने मास्टर साहब के चप्पलों को बनाकर किस पर रखा? अटारी पर। अटारी पर रख दिया। वो दीवार के पास एक तो अपना वो होता है ना, छज्जे टाइप का वो दिया रहता है, अपना बांस का ही उसका घर था, तो होगा उसका दिया हुआ बांस वांस का था, उसके ऊपर रख दिया, अटारी के ऊपर। उसको बड़ी भूख लग रही थी।
द्वार बंद करके सड़क पर आ गया, घर बंद करके सड़क पर आया। नल के पास ही रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल है, नल के पास ही रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल है। ठीक है। एक औरत बड़ी टोकरी में भात, हांडी में सांबर और एक दूसरे बर्तन में मट्ठा रखकर बैठी हुई थी। चार एक रिक्शा वाले, ठीक है, चार एक रिक्शा वाले उसके चारों ओर बैठकर खाना खा रहे थे। ठीक है। तो रिक्शा वाले लोग चारों ओर बैठकर खाना खा रहे थे। रंगैया ने नल के पास जाकर हाथ मुंह धो लिया। बनियान के छोर से मुंह पोंछते हुए वहां जाकर उस औरत औरत के बाजू में बैठकर उसने पूछा, क्या क्यों गंगा, आज क्या क्या बना है खाने में। उस औरत का नाम था गंगा। बोला, क्या क्या बना है खाने में। ठीक है। बैगन का सांभर और पिटुआ की चटनी। दक्षिण भारत की एक चटनी है पिटुआ की चटनी, दक्षिण भारत साउथ इंडियन डिश है। गंगा ने उत्तर दिया, अच्छा एक पत्ता इधर डाल दे। क्यों नहीं, अभी लो। गंगा ने एक पत्ता उसके हाथ में दिया। रंगैया बैठ गया। रंगैया ने टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाकर एक छोटे से बर्तन से तौलकर 3 बार रंगैया के पत्ते में भात डाल दिए। गंगा ने टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाकर एक छोटे से बर्तन से तौलकर 3 बार रंगैया के पत्ते में भात डाल दिया और पूछा, चटनी डालूं या सांबर। चटनी डालूं या सांबर। चटनी। रंगैया ने चटनी परोस दी। रंगैया अन्न को नमस्कार करके खाने लगा। भक्ति आदमी था। क्यों गंगा, यह धंधा कैसा चल रहा है। मस्त। चावल का दाम तो और भी बढ़ गया है, क्या करूं, 5 पैसे और बढ़ाने का सोच रही हूँ। गंगा भी अपना बिजनेस में भात अभी बोल रहा है, चावल का दाम बढ़ गया तो वो अभी अब खाने पीने का दाम बढ़ा रही है, 5 पैसा सोच रही है बढ़ाने का, मतलब सोच रही है सर। हाँ हाँ जरूर बढ़ा दो, जरा सांभर डालना इस पे। गंगा ने 2 चम्मच सांभर डाल दिए। उसने बाकी खाना उसी से खा लिया और थोड़ा मट्ठा पीकर उंगलियां चाटते हुए नल के पास जा पहुंचा। वहां हाथ धोकर पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे ही उसको नींद आ गया। पीपल के पेड़ पे नीचे कोई भी बैठेगा तो उसको नींद आ ही जाएगा, क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है ना 24 घंटा हवा चलता ही रहता है उसमें। इतना घना पेड़ होता है कि 24 घंटा उसमें हवा, एसी भी फेल है और ये भी फेल है, कुछ भी फेल है उसके सामने। क्योंकि वो मतलब पेड़ में अगर देखेंगे तो सबसे जो हवादार पेड़ होता है ना पीपल ही होता है, क्योंकि हमेशा 24 घंटा चलता ही रहता है। और ऐसे भी क्या एसी और क्या फैन, क्योंकि नेचुरल थिंग्स के आगे तो कुछ और नहीं होता है। उसके बाद बैठे बैठे ही उसको नींद आ गई। वह कितनी देर सोया खुद रंगैया को ही पता नहीं। किसी ने उसको उठाया तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्यों रे नारीगा, क्या हुआ, रंगैया ने पूछा। नारीगा बोल के कोई इंसान आया, रंगैया को उठाया। रंगैया ने पूछा हड़बड़ा कर, क्या हुआ रे नारीगा। ठीक है, नारीगा। उठो दादा उठो जल्दी, हमारी पल्ली पल्ली यानी झोपड़ी पट्टी में आग लग गई है, आग। यह कहकर वह भाग गया नारीगा। रंगैया का दिल एकदम बैठ गया। थिएटर की तरफ का आसमान धुएं से भरा हुआ था। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी चलने लगा। शाम को 4 बजे का वक्त था। ये क्वेश्चन आया आदमी पे कि रंगैया की 2 क्वेश्चन, रंगैया की बस्ती में क्या दुर्घटना घट गई थी, आग लग गई थी। आंसर, आग लग गई थी। उस समय शाम के कितने बजे थे, 4 बजे थे, या उस समय दिन थे, सुबह थे, ऐसे भी आ सकता है, शाम थे, 4 बजे थे। आग कैसे लगी इसका किसी को पता नहीं। सबकी सब झोपड़ियां आग में जल रही थी। ज्वालाएं आसमान को छू रही थी लपटाख की। सब जगह रोना धोना सुनाई दे रहा था। घर का सामान बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। पुराने टायर चमड़े आग में जलकर बदबू पैदा कर रहे थे। कुछ साहसी व्यक्ति जलती हुई झोपड़ियों में घुसकर छोटा मोटा सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। आग और तेजी से बढ़ने लगी थी। रंगैया हाँफते हुए आया, जलते हुए अपने घर की तरफ देखा। छत पूरी की पूरी जल गई थी और तेज आग की आंच दूर तक पहुंच रही थी। तो हम लोग लास्ट लाइन में आ गए हैं। मास्टर साहब के चप्पल अंदर अटारी पर रखे हुए थे और रंगैया का मन उसको याद करके व्यथित मतलब दुखी होने लगा। ठीक है, लगा छटपटाने लगा। उसकी बगल में एक युवक खड़ा था। देख बेटे, अंदर अटारी पर चप्पल रखे हुए मास्टर साहब के, जरा ला देना। तुम कितना पैसा मांगोगे, दे दूंगा। रंगैया ने, रंगैया सोचिए, रंगैया का सारा सामान जल रहा है, उसका घर का जल रहा है, उसको कोनो बात का फिक्र नहीं है। बस उसको उस बात का याद आ रहा है कि उसमें मास्टर साहब का चप्पल उसने अटारी पे रखा था, वो कहीं ना जल जाए, उस बात के लिए वो टेंशन में आ गया। बाकी उसको कोई सामान का टेंशन नहीं आया। ये था गुरु भक्ति। ठीक है, इसके बाद रंगैया से नहीं रहा गया। रंगैया ने युवक से कहा कि बेटा ला दे, जो पैसा लगेगा दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता, युवक ने कहा। रंगैया से रहा नहीं गया। उसने जलती हुई झोपड़ी में
अगर कोई बहुमूल्य वस्तु, बहुमूल्य जिसका कोई कीमत ना हो, तो वह है तो मास्टर साहब का चप्पल है उसके लिए। उसके जलने के बजाय उसका स्वयं जल कर रख कर रहा होना बेहतर है। ऐसा सोच रहा है कि वो नहीं जलेगा, मैं जल जाऊंगा, लेकिन चप्पल को नहीं जलने दूंगा। जाने वह किस आवेश में था, ठीक है, किस आवेश में था, उसने नहीं सोचा आखिर चप्पल है। उसने क्या सोच में था नहीं पता, आवेश मतलब किस सोच में था नहीं पता। उसने यह नहीं सोचा कि आखिर चप्पल ही तो है, नया बनाकर दिला दूंगा, ठीक है। उसने अपनी सारी शक्ति केंद्रित करके फौरन जलती हुई झोपड़ी में कदम रखा, द्वार को धकेलते हुए। उसी वक्त आग बुझाने का दमकल आ गया। देर तक रंगैया बाहर नहीं आया। दमकल वालों ने सबसे पहले रंगैया के घर की आग बुझा दी थी। 4 आदमियों ने अंदर जाकर देखा। वहां का दृश्य देखकर भय कंपित से हो गए। भय कंपित मतलब क्यों हो गए 4 लोग भय कंपित? क्योंकि रंगैया जल चुका था, मतलब खत्म हो चुका था। रंगैया मुंह के बल गिरा हुआ था, ऊपर का सारा शरीर जल गया था, रंगैया जल गया। इस घटना की खबर भी आग की तरह फैल गई। दौड़कर सबके सब वहां इकट्ठे हो गए। रंगैया को उठाया गया। मास्टर साहब के दोनों चप्पल पॉलिश किए हुए ज्यों के त्यों चमक रहे थे, और वे दोनों उसके पेट के नीचे थे। ऐसे पेट के नीचे दबाया, बेचारा लेट मतलब गिर गया था, पेट में दबाया, चप्पल को उसने कुछ नहीं होने दिया, ठीक है। रंगैया के प्राणों का निकलना अगर किसी ने देखा है तो उन चप्पलों ने ही देखा था बस, क्योंकि रंगैया के पास और कोई नहीं था। अगर किसी ने उसके प्राण निकलते हुए देखे कि बेचारा कितना छटपटाया होगा, कितना दर्दनाक मौत हुआ, तो अगर किसी ने देखा तो वो चप्पल ही देखा और किसी ने नहीं, बस यही। तो ऐसा गुरु भक्ति था रंगैया का दोस्तों। तो चप्पल कहानी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी तक एक आत्मतरण कविता भी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग एक एक करके ही चलाएंगे, एक कविता एक कहानी, इस तरह से। फिर जब हो जाएगा तो निबंध और एकांकी। तो स्टूडेंट, अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है जो हमें देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि हर जगह लोग पढ़ाते हैं। मैं बहुत आसान से आसान भाषा में पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और भी वीडियो आगे आपको अलग अलग चैप्टर नमक धाबक आते रहेंगे। एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको गाइड भी पढ़ने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वो एक रीडिंग के तौर पे लॉन्ग वन के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। और साथ में जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें।